बीते दिनों टीपू सुल्तान की यहाँ पर जयंती मनाई गई और टीपू सुल्तान की जयंती मनाने के साथ ही ये एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए, क्योंकि लगातार ये विवाद का मुद्दा बना हुआ है कि इनकी जयंती मनाई जानी चाहिए या नहीं मनाई जानी चाहिए। दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। आइए आज हम टीपू सुल्तान की उस पूरी लेगेसी को लेकर, उसकी विवाद को लेकर क्या मुद्दा है जो लगातार सुर्खियों में बना रहता है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो आज का हमारा जो विषय है वह है क्या है टीपू सुल्तान से जुड़ा विवाद। तो आज हम देखेंगे कि टीपू सुल्तान से जुड़ा क्या विवाद है, आखिर क्यों लगातार ये सुर्खियों में बने रहते हैं। देखते हैं कि आज हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। आज के हमारे बिंदु होंगे, सबसे पहले यह खबर क्या है, फिर जानेंगे कि कौन है टीपू सुल्तान। दरअसल टीपू सुल्तान के बारे में भी जानना जरूरी हो जाएगा यहाँ पर कि टीपू सुल्तान कौन है। फिर समझेंगे टीपू सुल्तान दरअसल तानाशाह और धार्मिक कट्टर हैं, इसके पीछे क्या क्या तर्क हैं। यानी टीपू सुल्तान को लेकर जो हालिया विवाद चल रहा है, उन्हें धार्मिक कट्टर और यहाँ पर तानाशाह कहा जा रहा है, उसके पीछे क्या कुछ तर्क मौजूद हैं। इसके बाद टीपू सुल्तान द्वारा किए गए प्रमुख सुधारों को देखेंगे कि उन्होंने मैसूर को लेकर उस पूरे क्षेत्र में क्या कुछ सुधार किए हैं। फिर समझेंगे कि आखिर टीपू सुल्तान की मृत्यु का क्या कारण था। बाद में जानेंगे इस पूरे सेशन पर आधारित आज का हमारा प्रश्न, जो कि मेंस के लेवल पर होगा, जिसका आपको उत्तर लेखन में प्रयोग भी करना है। यानी आपको इस प्रश्न का जवाब देना है उत्तर लेखन में। यदि हम बात करें कि यह पूरा विषय सामान्य अध्ययन के किस पेपर से यहाँ पर संबंधित है या किस पेपर से जुड़ा हुआ है, तो यह जीएस पेपर 1 से संबंधित है, जिसमें विषय क्या है या किस टॉपिक के नाम से यह शामिल है, आधुनिक भारतीय इतिहास या प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में भी इसे देखा जा सकता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले यह खबर हमने कहां से ली है। चूंकि विभिन्न न्यूज़पेपर्स में यह प्रकाशित की गई थी, लेकिन यह खबर यहाँ पर जो ली गई है द इंडियन एक्सप्रेस से ली है। खबर क्या थी? खबर थी टीपू सुल्तान, हाउ हिस्ट्री रिमेंबर्स हिम, व्हाई कंट्रोवर्सी डजंट फॉरगेट हिम। दरअसल टीपू सुल्तान को लेकर इतिहास उन्हें कैसे याद करता है और कैसे लगातार इन्हें लेकर जो विवाद है वह सुर्खियों में बना रहता है, विवाद उन्हें क्यों नहीं छोड़ पा रहा है, इन्हीं बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले कि टीपू सुल्तान कौन है। यदि हम टीपू सुल्तान के बारे में बात करें तो इनका जन्म 10 नवंबर 1750 को हुआ था। कहां पर हुआ था? देवनहल्ली में, जो वर्तमान में बेंगलुरु में मौजूद है। यदि टीपू सुल्तान के पूरे नाम की बात करें तो उनका नाम था सुल्तान फतेह अली साहब टीपू। दरअसल टीपू सुल्तान हैदर अली के संतान थे। हैदर अली उनके पिता का नाम था, जो उस समय जो एक वॉडियार सेना के यहाँ पर कह सकते हैं सेनापति के रूप में जाने जाते थे, सेना में ही काम करते थे, अव्वल दर्जे वाले जो रैंक थे उनमें काम करते थे। उस समय जो तत्कालीन हिंदू शासक थे उनकी सेना में ये शामिल थे। हैदर अली ने वर्ष 1761 में खुद को यहाँ पर मैसूर का शासक घोषित कर लिया। जब इन्होंने खुद को 1761 में मैसूर का शासक घोषित कर लिया तो और आसपास के जो भी क्षेत्र थे उन्हें भी साम्राज्य विस्तार के लिहाज से देखने लगे। अपने आप को 1761 में मैसूर का शासक बनाने के बाद और भी आसपास के क्षेत्र जैसे मालाबार, कोडागू, इन पर ये अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे। इन पूरे क्षेत्र में यहाँ पर इनके जो प्रांत थे, आसपास जो भी छोटे छोटे प्रांत थे, उनको ये अपने साम्राज्य में मिलाना चाहते थे। तो इसी लिहाज से इन्होंने पूरी जो रणनीतियां हैं वे तैयार की थी। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जिन पर उन्होंने जीत भी उस समय दर्ज कर ली थी। फिर बाद में क्या हुआ? हैदर अली की मृत्यु हो गई। 1782 में टीपू सुल्तान ने मैसूर की सत्ता संभाली। यानी यहाँ पर हैदर अली के उत्तराधिकारी के रूप में 1782 में आ गए टीपू सुल्तान। उस समय क्या था, जब हैदर अली की मृत्यु हुई तो वे लगातार विजयी वाले क्षेत्र वहां पर जीतते जा रहे थे, लेकिन लोगों का वहां पर विरोध था। तो जो स्थितियां वहां पर मौजूद थी, जो परिस्थितियां मौजूद थी, काफी विरोधी प्रवृत्तियां वहां पर मौजूद थी। और उस समय टीपू सुल्तान की उम्र भी काफी कम थी। यदि हम टीपू सुल्तान की बात करें तो टीपू सुल्तान एक शिक्षित शासक था। उसने विभिन्न भाषाओं को पढ़ रखा था। उसने कुरान, इस्लामी न्याय शास्त्र, विभिन्न भाषाओं, दर्शन और विज्ञान का अध्ययन कर रखा था। इसी का एक परिणाम था कि वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लेकर काफी यहाँ पर उत्सुक था, जिसमें रॉकेट उसके उस शासनकाल के दौरान या रॉकेट की जो प्रणाली है उसे जानने के लिए एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में इसे जाना जाता था। ऐसा माना जाता था कि वे युद्ध कला में निपुण है, क्योंकि मात्र 15 वर्ष की उम्र में ही उसने अपना पहला युद्ध लड़ा था, इसलिए काफी कम उम्र में वह युद्ध कला में निपुण हो गया था। 1767 में अंग्रेजों से उसने लड़ाई की थी, और जब उसने 1767 में पहली बार अंग्रेजों से यहाँ पर मुख्य रूप से लड़ाई करके आमना सामना इनका हुआ था, तो वह यूरोपीय जो कल्चर था या यूरोपीय जो संस्कृति थी उससे काफी प्रभावित हो गया, उनकी जीवन शैली से काफी प्रभावित हो गया था। इस लिहाज से उसने कई ऐसी चीजें अपनाई
जो उसके मैसूर के जो शासन है उसमें दिखता भी है। यानी मैसूर के शासन में यूरोपीय संस्कृति का प्रभाव कई बार देखा जाने लगा, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित था वो फ्रांसीसी सेना के गठन को लेकर कि कैसे उनकी सेना कार्य करती है, कैसे जो सेना है पूरी संगठित है, कैसे कार्य करते हुए कैसे लड़ती है, उनकी जो फाइट करने की शैली थी उसको सीखने के लिए उसने फ्रांसीसी सैनिकों को भी बुलवाया उससे, ताकि यहाँ की जो सेना है वह काफी अच्छे तरीके से सुगठित तरीके से यहाँ पर सीख सके। मैसूर के शासन की बात करें तो उसने रियासत के आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न नीतियां अपनाई थी और कई सुधार कार्य भी किए थे। 1782 में हमने चर्चा की कि हैदर अली की मृत्यु हो गई। जब हैदर अली की मृत्यु हुई तो वे अपने साम्राज्य में विजय प्राप्ति कर रहे थे पूरे क्षेत्र में और आसपास में साम्राज्य विस्तार कर रहे थे, और इसी अवधि में उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर टीपू सुल्तान के ऊपर सारी बागडोर आ गई। तो टीपू सुल्तान, जो कि उस समय लोग विरोध भी कर रहे थे इनके साम्राज्य विस्तार का, तो जो परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों को देखते हुए टीपू सुल्तान ने यहाँ पर क्रूरता भरे यहाँ पर नियमों को या नीतियों को अपनाया, क्रूरता भरे युद्धों को उसने लड़ा। इस लिहाज से कई इतिहासकार या कई लोग उसे यहाँ पर तानाशाही शासक के रूप में भी देखते हैं। धार्मिक कट्टरता का जो प्रभाव देखा जाता है, यानी लोग मानते हैं कि वे एक धार्मिक कट्टर व्यक्ति था, तो इसी लिहाज से माना जाता था क्योंकि वह जबरन धर्मांतरण करवाता था, इस वजह से उसे धार्मिक कट्टर शासक के रूप में देखा जाता था। तो पिता से जो विरासत में क्षेत्र मिले हैं उन्हें मजबूत करना उसकी प्राथमिकता बन गई थी, और इसी मजबूती के लिहाज से, इसी मजबूती को करने के लिए ही उसने आसपास के विभिन्न जो क्षेत्र थे, जिन पर जो विवादित क्षेत्र थे, जिन पर उसने कब्जा किया था, और धीरे धीरे उस पूरे क्षेत्र को विस्तार करना उसका प्रमुख यहाँ पर कार्य बन गया था। जैसे उसे मालाबार, कोडागू और बेदनूर में कुछ विद्रोही प्रांत विरासत में मिले थे, हमने चर्चा भी की, तो इसे बनाए रखना इसका मुख्य कार्य हो गया था। इसके बाद इन क्षेत्रों में उसके शासन को अक्सर उसकी कट्टरता के रूप में देखा जाता था। तो अभी हमने चर्चा की कि इस क्षेत्र में जो कि यहाँ पर लोग विरोध कर रहे थे, इस विरोध को दबाने के लिए कैसे इस विरोध को दबाया जाए, इस विद्रोह को दबाया जाए और एक अच्छे शासक के रूप में यहाँ पर बन सके, या भविष्य में ऐसे विरोध ना हो, ऐसे विद्रोह ना हो, उसकी जो साम्राज्य विस्तार की नीति है किसी भी प्रकार की उसमें अड़चन ना आए, तो इसने यहाँ पर क्रूरता भरी यहाँ पर प्रवृत्तियों को अपनाया। इसलिए यहाँ पर इसे कट्टर व्यक्ति या कट्टर शासक के रूप में देखा जाने लगा। अब हम जानेंगे टीपू सुल्तान को तानाशाह और धार्मिक कट्टर क्यों कहा जाता है। तो वही हमने देखा कैसे विभिन्न क्षेत्र थे जहां पर लोग यहाँ पर इसका विरोध कर रहे थे, तो विरोध को दबाने के लिए, विरोध को रोकने के लिए, ताकि भविष्य में भी किसी भी प्रकार का विरोध ना हो, इसने क्रूरता भरे युद्धों का यहाँ पर उपयोग किया। यानी युद्ध में इसने क्रूरता दिखाई और विद्रोह करने वालों से सख्ती से निपटना इसने यहाँ पर जरूरी समझा, जिसमें वे वहां पर अपने विद्रोहियों और षड्यंत्रकारियों को दो प्रकार की सजाएं देता था। पहला, जबरन धर्मांतरण, यानी जबरन व्यक्ति का धर्म एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करवा देता था, और दूसरा, लोगों को उनके गृह क्षेत्रों से स्थानांतरित करना, यानी जहां पर वे रह रहे हैं, जहां पर उनका पूरा परिवार रह रहा है, वहां से वे उसे उठाकर दूसरे क्षेत्रों में भेज देते थे, खाली आबादी वाले क्षेत्रों में भेज देता था। तो ये सभी जो उसकी प्रवृत्तियां थी, इन लोगों को जो सजा देने का उसकी जो प्रवृत्ति थी, यही इसे एक तानाशाह शासक के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित करता है। इसके साथ ही कोडागू और मालाबार वाले क्षेत्रों से वे लोगों को जबरन निष्कासन कर देता था। क्यों? क्योंकि पहले जो निष्कासन का कारण बताया गया वह क्या बताया गया कि यहाँ के जो लोग हैं वो मैसूर शासन के खिलाफ लगातार यहाँ पर प्रतिरोध जता रहे हैं। तो इसी प्रतिरोध की एक प्रतिक्रिया के रूप में ऐसा देखा गया कि उसने यहाँ पर कोडागू और मालाबार दोनों क्षेत्रों से लोगों को जबरन निष्कासित कर दिया। लेकिन बाद में क्या देखा गया? बाद में देखा गया कि जो एंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, तो इनके बीच जो युद्ध हुए, उन युद्ध में इन्होंने या यहाँ के लोगों ने विश्वासघात किया है, इसलिए इनका यह जबरन निष्कासन इसने कर दिया। तो ये दो कारण इनके कारण बताए गए। चूंकि धर्मांतरण करवाता था, इस वजह से इसे धार्मिक कट्टर व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। यदि तानाशाह और धार्मिक कट्टरता के संदर्भ में ही अन्य बात करें तो दरअसल कुछ इतिहासकार इनसे जुड़े कुछ तर्क देते हैं। तो आज के सेशन में हम इन्हीं तर्कों पर ही बात करने वाले हैं, जिसमें एक इतिहासकार हैं केट। तो केट ने क्या कहा? उन्होंने अपनी पुस्तक में टाइगर द लाइफ ऑफ टीपू सुल्तान की लेखिका है ये, इन्होंने अपनी पुस्तक में कहा है कि दरअसल 18वीं सदी में जब वे धर्मांतरण करवा रहा था तो उस समय सभी धर्मों के शासकों के बीच इसकी छवि आम थी, यानी कोई विशेष लोग इसका विरोध नहीं कर रहे थे इस चीज को लेकर। यदि हम बात करें कि वह तानाशाह था, तो उस समय केट ने क्या कहा कि तानाशाह तो था, यह जरूरी नहीं है, लेकिन कि उसके तानाशाह होने की जो प्रेरणा है वह धार्मिक कट्टरता ही है। यानी यह नहीं माना जा सकता कि शासक का तानाशाह होना इस बात को दर्शाता है कि वह व्यक्ति धार्मिक कट्टर भी है, जिसके पीछे उन्होंने कुछ तर्क दिए।
तर्क क्या थे उनके? उनके तर्क थे कि टीपू सुल्तान एक व्यावहारिक व्यक्ति था, क्योंकि उसने काफी अध्ययन कर रखा था, उसने विज्ञान आदि का भी अध्ययन कर रखा था, वह एक व्यावहारिक व्यक्ति था। उस समय जो उसने राजशाही और युद्ध की स्वीकृति भरे जो नियम थे उसी के अनुसार उसने शासन किया था। यानी राजशाही को लेकर जो नियम बनाए गए थे, युद्धों को लेकर जो नियम बनाए गए थे, उसने अपना शासन उन्हीं के अंतर्गत ही किया था, उसी के जो दायरे थी उसी के अंतर्गत किया था। इसके साथ यदि हम कहें कि वह जबरन धर्मांतरण करवाता था, तो जबरन धर्मांतरण के साथ साथ ऐसी भी प्रवृत्तियां देखी गई हैं जिसमें वह विभिन्न हिंदू मंदिरों को संरक्षण भी देता था, विभिन्न मठों को संरक्षण भी देता था, जिसका एग्जाम्पल देखा गया श्री रंगनाथ मंदिर और श्रृंगेरी मठ। तो इसको इसने संरक्षण प्रदान किया था। तो इसके कुछ तर्क इन्होंने दिए कि क्यों आप इसे धार्मिक कट्टर नहीं मान सकते, या इस व्यक्ति के रूप में इसे आप नहीं जा सकते, नहीं देख सकते। ये तो हमने देखा क्या कुछ तर्क थे। अब हम देखेंगे टीपू सुल्तान द्वारा किए गए सुधार कार्यों को। हमने इसके बारे में चर्चा भी की कि ये यूरोपीय संस्कृति से काफी प्रभावित हो गए थे। जब ये यूरोपीय संस्कृति से काफी प्रभावित हो गए तो इनका आकर्षण इसके प्रति बढ़ गया। फ्रांस गए, यानी उसका एक दूत फ्रांस गया, तो वो जब फ्रांस से लौट रहा था तो फ्रांस की कई ऐसी तकनीकों को, यूरोप की कई ऐसी तकनीकों को वहां से लेकर आया ताकि यहाँ पर भी इसे सिखाया जा सके लोगों को। जो यूरोपीय शासक यहाँ आते थे, यानी जो ब्रिटेन के लोग थे या ब्रिटिश थे जो भारत पर शासन कर रहे थे, उनकी जो प्रवृत्तियां थी यहाँ पर, उनकी उपनिवेशवादी प्रवृत्तियां थी, उसे कम करने के लिए भी उसने कई ऐसे प्रयोग किए। यानी उपनिवेशवाद प्रवृत्ति का विरोध करने के लिए उसने यहाँ के लोगों को ट्रेंड करना भी शुरू कर दिया था। क्योंकि यूरोपीय यहाँ पर जो कल्चर था उसके प्रति उसका आकर्षण था, जिसमें उसके दूत ने फ्रांस से बंदूकधारियों, चौकीदारों, चीनी मिट्टी में काम करने वाले श्रमिकों, कांच के श्रमिकों, यानी कांच के जो वहां पर काम करने वाले श्रमिक थे उनको, कपड़े के जो बुनकर थे उनको, प्रिंटर, इंजीनियर और चिकित्सक, वे सभी लेकर वे भारत आए। यानी इनके कुछ नमूनों को लेकर, कुछ श्रमिकों को लेकर वो भारत आए ताकि यहाँ के लोगों को भी यहाँ पर ट्रेन किया जा सके, सिखाया जा सके कौन कौन से यहाँ पर उद्योग है जिनका यहाँ पर विकास किया जा सके। यदि हम ये तो हमने देखा कि वे किस किस क्षेत्र में यहाँ पर लोगों को शिक्षित करना चाहता था और किन किन कलाओं से वे प्रभावित था ताकि वहां के लोगों को वह यहाँ पर लेकर आया था। तो वह चाहता था कि मैसूर को यूरोपीय शक्तियों का एक आधुनिक प्रतिद्वंदी बनाया जाए। यानी जब इन श्रमिकों को ये मैसूर लेकर आया, यहाँ के लोगों को ट्रेन करता था, ये सभी भाषाओं में यहाँ पर परिचित थे ताकि यहाँ के लोगों की को भी ऐसी भाषाएं आने लगे, भाषाएं सिखाने लगे। और ऐसी ही सभी टेक्नोलॉजी थी, जो भी चीनी मिट्टी के बनाने वाले बर्तन की तकनीक थी या कांच बनाने वाले श्रमिक थे, उनसे कैसे यहाँ पर सीखा जा सकता था, इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए उसने ऐसा किया ताकि मैसूर को यहाँ पर यूरोपीय शक्तियों के जो लोग हैं या जो भी यूरोपीय शक्ति हैं उनका प्रतिद्वंदी बनाया जा सके। इस लिहाज से उसने कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए हैं। इसके बाद यदि देखें कि यह अंग्रेजों के खिलाफ भी उसने कुछ कार्य किए हैं। यानी अंग्रेज की जो उपनिवेशवादी यहाँ पर प्रवृत्ति थी, यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में जो उनके शासन करने की प्रवृत्ति थी, यहाँ के शासक को दबाने की जो प्रवृत्ति थी, उसे कम करने के लिए उसने अंग्रेजों के साथ 4 बार युद्ध भी लड़ा था, जिन्हें 4 आंग्ल मैसूर युद्धों के रूप में जाना जाता है। पहला युद्ध 1767 से यहाँ पर 68 और 69 में लड़ा गया, जिसके बाद यह मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ। इसके बाद 1780 और 84 में लड़ा गया, जो कि मैंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ। 1790 से 92 के बीच में भी लड़ा गया, जो श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ। लास्ट में 1799 में एक सहायक संधि के साथ यह युद्ध लड़ा गया। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए। बाद में जो नौसैनिक बल था, यानी चूंकि यह समझता था कि जो नौसैनिक बल है, जो नौसेना है, वह भी मैसूर वाले क्षेत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण है, सामरिक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। तो टीपू सुल्तान ने नौसैनिक बल के महत्व को वाकिफ होने के बाद उसने यहाँ पर नौवाहन विभाग बोर्ड की भी स्थापना की थी, जो इसके महत्वपूर्ण कार्यों में यहाँ पर गिना जाता है। इसके साथ ही टीपू सुल्तान ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी को संरक्षण प्रदान किया था, जिस लिहाज से उसने भारत में रॉकेट प्रौद्योगिकी के अग्रणी के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। यानी इसे श्रेय दिया जाता है कि भारत में रॉकेट प्रौद्योगिकी के लिहाज से जो बेहतरीन कार्य किया था वो टीपू सुल्तान ने भी किया था, टीपू सुल्तान ने ही किया था। इसका एक परिणाम आप देख सकते हैं कि इसके जो ये बनाने की तकनीक थी, या आप कह सकते हैं कि इनके जो गोला बनाने की जो तकनीक थी, या इसमें जो टैंकर्स का जो इस्तेमाल किया जाता था, इस्तेमाल किया गया था, तो उसे ब्रिटेन के शासकों ने भी सीखा। और इसके बाद यदि बात करें इसके प्रशासनिक और आर्थिक सुधार कार्य की, तो इसने इस लिहाज से भी कई कार्य किए हैं, जैसे नए सिक्के इसने पेश किए हैं, मैसूर में नई भू राजस्व प्रणाली की भी शुरुआत की है। इसके साथ ही सेरीकल्चर की शुरुआत की है। सेरीकल्चर क्या है? रेशम बनाने की एक तकनीक है।
तो रेशम की कृषि को बढ़ावा देने के लिए, जिसका अभी वहां पर कन्नड़ महिलाएं आज भी, या कन्नड़ के कई ऐसे यहाँ पर इलाके हैं जो आज भी इस सेरिकल्चर का इस्तेमाल करते हैं और आज भी इनके रोजगार का ये यहाँ पर मुद्दा बना हुआ है। यानी रोजगार इन्हें सेरिकल्चर या रेशम उत्पादन से ही प्राप्त होता है, जिसकी शुरुआत किसने की थी? टीपू सुल्तान ने। इसी टीपू सुल्तान के बारे में एक और बात या कहावत कह सकते हैं कि काफी फेमस है। उस समय उस पूरे क्षेत्र में जो दलित महिलाएं थी, उनके ऊपरी वाले हिस्से में वस्त्र ना पहनने का प्रचलन था। तो उस प्रचलन को बंद करने के लिए उसने वहां पर उन महिलाओं को कपड़े की आपूर्ति करवाई थी। यह बात टीपू सुल्तान के लिए काफी फेमस मानी जाती है। ये तो हमने देखा उसके सुधार कार्य के बारे में। अब हम देखेंगे टीपू सुल्तान की मृत्यु से जुड़ा क्या कुछ तथ्य है। तो दरअसल चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान ही श्रीरंगपट्टनम के अपने किले को रक्षित करने के लिए, अपने किले की रक्षा करते हुए उसकी मृत्यु हो गई थी। कुछ हमने अभी इसके बारे में चर्चा की कि जो फ्रांसीसी सैनिक थे वो सहयोग प्रदान करते थे, यहाँ उसे उसके सैनिकों को कैसे गठित करना है, कैसे ट्रेंड करना है, इसके प्रशिक्षण देते थे। उन फ्रांसीसी सहयोगी भी उनकी सहायता करने के लिए वो वहां पर नहीं पहुंच पाए थे। यानी कुछ फ्रांसीसी सहयोगी से उसने सहायता मांगी थी, लेकिन वे वहां पर नहीं पहुंच पाए थे। इसका मुख्य कारण क्या था कि अंग्रेजों ने यहाँ पर ऐसी नीतियां तैयार की थी ताकि लोग वहां पर आपस में आगे सहयोग ना कर सकें। टीपू सुल्तान को एक राष्ट्रवादी उपनिवेशवाद विरोधी के रूप में देखा जाता है, लेकिन निरंकुश प्रवृत्तियों के कारण वह लगातार सुर्खियों में बना रहता है और इसी लिहाज से लोग कहते हैं कि वह तानाशाह और धार्मिक कट्टरता वाला व्यक्ति है। तो हमने चर्चा की पूरे टीपू सुल्तान को लेकर कौन कौन से तथ्य थे जो महत्वपूर्ण थे उनके बारे में। अब आइए देखते हैं आज के सेशन पर आधारित हमारा सवाल। प्रश्न क्या है? टीपू सुल्तान को किन कारणों से तानाशाह और धार्मिक कट्टर शासक के रूप में देखा जाता है? विवेचना कीजिए। आपको इसका उत्तर लिखना है 250 शब्दों में। इस पूरे शासन पर आधारित जो कुछ तथ्य थे, महत्वपूर्ण थे, उसका भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा सवाल क्या पूछा गया है, किन कारणों से तानाशाह और धार्मिक कट्टर शासक के रूप में इसे देखा जाता है। तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नए सवालों के साथ, नए सेशन, नए टॉपिक के साथ, नए विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।